स्पीकर ऑफ कर लेंगे। ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको छोड़ के बाकी ऑफलाइन वाले कैमरा ऑफ और स्पीकर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। जो भी ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं वो सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ऑनलाइन का मतलब होता है जो घर से ज्वाइन, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हमने तो मेमोरी टॉपिक मैंने बताया था। तो मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कितने बच्चे जो है रिवीजन करके आए हैं, ठीक है ना। तो जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सब कैमरा ऑन कर लेंगे, सारे बच्चे जो भी घर से ज्वाइन हुए हैं वो कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है। Okay, so roll number 85. Roll number 85. Roll number 85. Am I audible? 36 roll number. roll number. Yes, roll number 6. Am I audible? Roll number 6. मेरी आवाज नहीं आई क्या? तुम चेक करो, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है ना? रोल नंबर 6। ठीक है, जो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं रिमूव कर देता हूँ। इस रोल नंबर 85। रोल नंबर 85। ये रोल नंबर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? कोई अनम्यूट करके अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. अनुज, आप फिर से रिज्वाइन कीजिए, है ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके साइड से। और ऋतिक कुमार, रोल नंबर 6 नोट डाउन कर लो। रोल नंबर 6 का यस, Roll number 6 लिख करो।
Roll number 36. Yes, sir. Good कई afternoon. बार आपका रोल नंबर नाम दिया था, क्यों नहीं रिप्लाई किया आपने? सर मुझे आवाज नहीं आई थी इसलिए। तो आपने क्या रिवाइज किया है स्टोरेज क्लास, स्टोरेज में, टॉपिक में? मेमोरी में लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था? SD कार्ड, SD कार्ड पढ़ाया था। CPU और कैश मेमोरी। क्लास किया था आपने? यस सर। यही पढ़ाया था मैं? सेकंड मेमोरी। तो कुछ भी मतलब है ना, तो देख के भी नहीं आता क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। तो सॉल्व नंबर 46 कैमरा ऑफ कीजिए। ये सॉल्व नंबर 78। यस लास्ट क्लास में मैंने क्या कवर किया था? सर, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज के बारे में, जिसमें रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ओके, वेरी गुड। रोल नंबर 8 कौन है? रोल नंबर 8, रोल नंबर 18। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट घर से ज्वाइन है वो सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे अपना। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। Yes, 66 roll number. यस सर। Yes. So सर क्लास नहीं किए थे कल हम। yes. सर क्लास नहीं किए थे हम कल। अच्छा, यही बोलने के लिए आपने हैंड रेज किया? यस सर। पता नहीं है सर क्या पढ़ाया था कल। और कोई है जो क्लास नहीं किया था कल या लास्ट क्लास? क्यों नहीं किया था आप लोगों ने क्लास? सर वेडिंग अटेंड करने गया था। कल या उससे पहले? कल तो क्लास नहीं था मेरा। सर परसों का बात कर रहे हो। तो इसका मैंने कुछ ऑप्शन दिया था आपको, यदि क्लास मिस हो जाए तो क्या करना है? क्या आपने देखा? नो सर। लेक्चर अपलोड करता हूँ ना मैं, क्या आपने देखा वीडियो? नो सर। क्यों? सर आप भी थोड़ा देर पहले ही आ रहे हैं सर। जस्ट 1 मिनट बच्चों, मैं सबका टेस्ट ले लेता हूँ। क्या रिवीजन किया है? रिवीजन किया है? ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करती? क्या हुआ? मैं नहीं करती। क्यों? और तुम? क्या नाम है? और कोई? क्या बोले पूछा?
मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया लास्ट क्लास में? मेमोरी है हमारी स्टोरेज। फर्स्ट लेवल पे क्या होता है? पर्सनल मेमोरी। फर्स्ट लेवल पे क्या होता है? सेकंड लेवल पे क्या होता है? उससे पूछता हूँ क्या होता है? चलो फोर्थ लेवल पे क्या होता है? फिफ्थ लेवल पे क्या होता है? क्या होता है? सिक्स पे क्या होगा? फिर सेवंथ लेवल पे क्या होता है? नहीं पढ़ोगे ना, आराम से क्लास में बैठ के रिवीजन। यस आदित्य, आप हैंड्स डाउन कर सकते हो। यस बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एक क्विक रिवीजन करूंगा लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है? विजिबल है सबको? क्या है ये? मेमोरी है मैंने बताया था इसमें। यस सर। कुछ पैरामीटर मैंने बताए थे आपको। कौन कौन से पैरामीटर थे, कोई बता सकते हो आप में से? यस तुम बताओगे। मैंने डिस्कशन किया था उसके बारे में, मेमोरी हायरार्की को समझाया था। 4 लेवल्स ऑफ मेमोरी। हाँ, वो पैरामीटर्स क्या क्या डिस्कस किए थे जो मैंने साइज बताया था। When the access time is वन बाय वन। यस तुम बताओ। यस यस speed, accessing time, size, Yes. and cost per unit. cost per unit. Sit down. What is cost? What do you mean by cost per unit? Yes. टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो? इंक्रीज टॉप टू बॉटम जाएंगे डिक्रीज Sir, डिक्रीज decrease. होगा क्यों? डिक्रीज होगा क्यों? एन एग्जांपल भी दिया था। Yes sir. सो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि जब कुछ पैरामीटर्स हैं जो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप में जाएंगे तो उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब हम टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। क्लियर है? और स्पीड मैंने बताया था रिलेशन और एक्सेस टाइम में मैंने बताया। एक्सेस टाइम कम है इसका मतलब वो फास्ट है ना? एक्सेस टाइम कम है इसका मतलब वो फास्ट है। तो जब ऊपर से टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा और इट मींस वो स्लोअर होता जाएगा। यस सर? चलिए ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट मैंने बताया था सबसे कॉस्टली क्या होता है जो लेवल 1 पे है और इस तरह से वो कॉस्ट क्या होता है पर यूनिट कॉस्ट वो डिक्रीज होता है। ठीक है? कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी के टर्म में भी बात करते हैं तो जब जाएंगे तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होता है। ठीक है? सो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी मैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप बोलूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना है क्या बोल रहा हूँ फिर आंसर देना। ठीक है? और मैंने आपको लेवल्स ऑफ मेमोरी भी समझाया था कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्यों यूज करते हैं, है ना? कैसे मेमोरी को यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस जो डेटा होता है जिससे प्रोसेसर को फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है ना? वैसे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं? मेन मेमोरी क्या है हमारा? रैम एंड। तो बेसिकली मैंने आपको ये सब टर्म बताए थे। तो कैसे मेमोरी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है? कैसे मेमोरी क्या होता है मैंने बताया भी था आपको। ये जो है मैं रजिस्टर को यदि लिस्ट से हटा दो तो फिर बचेंगे क्या आपके पास?
कैसे मेमोरी, रैम, रोम और फिर तो उसमें सबसे फास्ट कौन होता है? कैसे मेमोरी। रजिस्टर को मैं छोड़ दूंगा, है ना। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया भी था कि यदि आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन है आप और आपसे पूछा जाता है व्हिच वन इज द फास्टेस्ट, तो आपको देखना है कि उसमें रजिस्टर है या नहीं है। यदि रजिस्टर गिवन है तो सबसे फास्टेस्ट वही होगा, रजिस्टर नहीं है देन आप क्या करोगे? कैसे मेमोरी को टिक करोगे। कोई दिक्कत? चलिए, सो बेसिकली इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी that is installed between processor and the main memory. क्यों करते हैं? It stores the data that is frequently used by the processor. वैसे डेटा जो कि प्रोसेसर के द्वारा frequently यूज होता है वैसे डेटा को ये स्टोर करता है। कौन सा? कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? So कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। नाउ कम्स प्राइमरी मेमोरी, है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो कौन कौन से इसमें टाइप होते हैं? रैम। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं इसको या मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? चलो आप सिस्टम ऑन करते हो, तो सबसे पहले कौन सा मेमोरी यूज में आता है ये बता दो मुझे। सबसे पहले कौन सा मेमोरी यूज में आता है? यस, और कोई मेमोरी? और कोई मेमोरी? और टुगेदर। बेसिकली जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रोम यूज में आता है, देन रैम यूज में आता है ना। और इसीलिए इस दोनों को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। कोई इशू? क्योंकि ये सबसे पहले और सिस्टम और इसमें भी देखो स्पेशली मेन मेमोरी में बात करूँ ना तो रैम को कह सकते हो। क्यों? क्योंकि रोम का बस सिंपल यूज कब होता है? जब हम सिस्टम को बस ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गया फिर रोम से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, उसके बाद हम जो भी वर्क करते हैं वो सारे कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? रैम में करते हैं। तो बेसिकली जब कभी कभी मेन मेमोरी जो हम बोलेंगे तो दैट मींस रैम, दैट मींस रैम। ठीक है, और मोस्टली हम लोग रैम बोलते हैं तो ये समझना है आपको कि वो मेन मेमोरी होगा, है ना। कोई इशू? चलिए, तो बेसिकली मैंने बताया था आपको ये प्राइमरी मेमोरी है और इसके लिमिटेड कैपेसिटी होते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा रैम का कितना होता है, या 2 GB का रैम आपने देखा होगा, 4 GB का होता है, 8 GB का होता है, 16 GB का होता है, मैक्सिमम 128 GB तक रैम यूज होते हैं। लेकिन वो हमारे सिस्टम्स में नहीं होते। जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 8 GB 16 GB इज इनफ। सर 18 GB वो इनफ है। 16 GB आप यूज करते हो तो वो भी 16 भी बहुत एडवांस सिस्टम है। 8 GB आजकल आपको सिस्टम मिलेंगे 8 GB होते हैं रैम, 4 GB रैम होते हैं, है ना। तो ऐसे नॉर्मली आपको मिलेगा, कोई दिक्कत। बट मैक्सिमम कितना 128 GB तक का रैम आपके पास अवेलेबल है। बट वो हमारे सिस्टम्स के लिए नहीं होते, वो स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए होते। कोई इशू? अब देखो प्राइमरी मेमोरी जो या जो मेन मेमोरी होता है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका वॉलेटाइल और दूसरा क्या होता है? वॉलेटाइल क्या होता है? एनीवन? चलो मुझे ये बता दो, कभी सपोज आपने कुछ टाइप किया है, कहाँ पे? नोटपैड, आप जानते हो, कुछ टाइप किया है, ठीक है। और सपोज किसी न किसी रीजन से आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है क्या, और फिर आप ऑन करते हो उसको, क्या वो डेटा मिलेगा आपको? मिल सकता है। मैंने क्या बोला, सेव करने का ऑप्शन रखा है क्या आपके पास? आप सेव नहीं करते हो तो क्या वो डेटा नेक्स्ट टाइम मिलेगा जब? बट आपने जो टाइप किया होगा दैट टाइम कहीं ना कहीं वो स्टोर तो हुआ होगा ना। वो कहाँ स्टोर होता है? नोटबुक ही तो क्या है, सॉरी नोटपैड भी क्या है आपका? सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन है, इस पे आप कुछ टाइप टेक्स्ट के लिए यूज करते हो, है ना। तो वो भी जिसके भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हो सिस्टम, वो सारे क्या है? रैम में स्पेस लेते हैं और उसमें आप कुछ भी स्टोर करोगे, कुछ भी राइट करोगे, कुछ भी रीड करोगे, दैट इज टेम्परेरी मेमोरी, मतलब आप रैम में करते हो। और रैम में जो भी डेटा होता है वो टेम्पोरली होता है स्टोर, क्योंकि आप जब शट डाउन करके फिर से ऑन करोगे वो डेटा आपको
नहीं मिलेगा यदि आपने सेव नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए जो रैम है वो आपका क्या है, वॉलेटाइल है, क्योंकि स्विच ऑफ करने के बाद वो डेटा आपको फिर से मिलता नहीं है। कोई दिक्कत? इसी में एक रोम भी है आपका, इसको हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या है ये? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है बच्चों? रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या होता है? ये भी आपका एक प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप है। बट आपने कभी देखा है क्या, सिस्टम में जब स्विच ऑन करते हो आप, है ना, और आपको जो डेस्कटॉप डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, उसके बीच में कुछ टाइम लगता है, आपको दिखा है कभी? कुछ सेकंड का समय लगता है, कुछ मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, आपका कितना फास्ट है उसके हिसाब से कुछ टाइम लगता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो बूटिंग प्रोसेस जो होता है उसको इनिशिएट करने के लिए कुछ प्रोग्राम होगा ना, वो सारे प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर होते हैं? आपके रोम में। आप जब बटन ऑन करोगे, है ना, तो कोई तो होना चाहिए स्टार्ट करने वाले, जो कि करे सिस्टम को ऑन करने में हेल्प करे, उसको बताए कि इसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है नेक्स्ट, है ना। तो वो सारा इंस्ट्रक्शंस कहाँ होता है? रोम में। अब बताओ मुझे, मैंने कोई रोम में ये सारा इंस्ट्रक्शन डाल दिया और मैं नेक्स्ट टाइम स्विच ऑफ करके ऑन करूंगा, है ना, तो क्या वो होना चाहिए नेक्स्ट टाइम या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यानी जितनी बार हम स्विच ऑन करते, ऑफ करके ऑन करते, उतनी बार वो अवेलेबल होनी चाहिए। और वो कहाँ डेटा होता है स्टोर? वो प्रोग्राम कहाँ होता है? आपका रोम में होता है। तो अब बताओ मुझे, क्या रोम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल? समझ में आई बात? तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड वॉलेटाइल और सेकंड इज कॉल्ड वॉलेटाइल। में क्या होगा आपका? रैम। नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा? समझ में आया? और बेसिकली जो रोम है उसको आप परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, वो सारा क्या होता है? परमानेंटली होता है। यदि परमानेंटली नहीं होता तो मान लो फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया सिस्टम, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो पाता क्या? नहीं हो पाता। तो इट मींस वो क्या है आपका? परमानेंटली। नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट। कोई दिक्कत? उसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। बट कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक है जिसके थ्रू हम उस डेटा को भी क्या कर सकते हैं, बट वो चीजें बाद में है। बट हम सिंपली बात करते हैं तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज वो वॉलेटाइल होता है। क्या होता है? वॉलेटाइल। ठीक है ना। तो जब भी आपको किसी डेटा को, आपने मान लीजिए कुछ टाइप किया है, कुछ डेटा आपने तैयार किया है, या कुछ पीडीएफ तैयार किया, या कुछ आपने वर्ड फाइल तैयार की, अब आपको फिर से फ्यूचर में रीयूज करना होता है, तो आप क्या करते हो? उसको सेव करोगे ना, या किसी को शेयर करना होगा, सेव करोगे ना। तो फिर आप सेव या सेवेज करते हो, तो वो क्या होता है? आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। बट टेम्पोरली वो कहाँ होता है? इसी रैम में होता है, जो कि आपका टेम्पोररी मेमोरी है। और वहां पे डेटा यदि आप सेव नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं मिलेगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? वॉलेटाइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और मेन मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जब सिस्टम, कुछ चीजें याद ध्यान रखना, जब आप सिस्टम ऑन करते हो ना तो बूटिंग प्रोसेस होता है, फिर कुछ देर बाद सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है। बट जब स्विच ऑन आपने किया है और बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के से पहले भी एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था, आई थिंक दैट इज कॉल्ड पोस्ट। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? एक फंक्शन परफॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है कि आपको पता है ना, आपके सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं, वो सारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी में तो पता लगाना होता है ना सिस्टम को। तभी तो वो सिस्टम को स्टार्ट कर पाएगा ना। जो आपका बूट स्ट्रैप लोडर होता है, या जो आपका बूटिंग प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब सारे सिस्टम सही से काम कर रहे हैं, जैसे रैम काम कर रहा है, बाकी जो हार्डवेयर वो कनेक्टेड है या नहीं है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा रैम, मान लो रैम जो है, जो स्लॉट कभी कभी ढीला आप फैला देते हो, तो क्या होता है? वो स्टार्ट नहीं होता है, एक बिप तरह का साउंड आएगा। वो क्यों आता है? तो जैसे अलार्म की वहां पे कुछ ना कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है। ये कैसे पता चलता है? आप स्विच ऑन करते हो तब पता चलेगा आपको कि वो वहां पे। तो ये बताता कौन है? यही जो मैंने बताया आपको, ये पता चलता है पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है जब आप स्विच ऑन करते हो सिस्टम को और बूटिंग स्टार्ट होता है उसके बीच में, उससे पहले। इसका काम है पता लगाना कि जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं सिस्टम में, वो सारे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, ये पता लगाता है कौन? पोस्ट।
और यदि सब कुछ सही है देन आपका बूटिंग प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा। और फिर कुछ देर के बाद आप देखते हो आपका सिस्टम क्लियर है बच्चों। ओके देन बच्चों हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बात करते हैं लोग, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और सेकेंडरी मेमोरी इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, और कभी कभी हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बैकअप भी कहते हैं, इस बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें डेटा लॉन्ग टाइम तक या save इसको करते एक्सटर्नल हैं। मेमोरी भी कहते हैं जब भी Yes, आप अलग से यूज करते हो, जैसे पेन ड्राइव आपका एक्सटर्नल हो गया। तो ये क्यों ऐसा है, सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं इसको, इसमें डेटा लॉन्ग टाइम तक क्योंकि सिस्टम में पहली बात ये हमारे सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी मेमोरी होना ही चाहिए, उसके बिना भी आप सिस्टम यूज कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू स्टोर डेटा परमानेंटली देन आप अलग से उसको यूज करते हैं, है ना। तो चूंकि ये सेकेंडरी है, मतलब प्राइमरी कौन हुआ, जो जरूरी है वो प्राइमरी हो गया, जैसे आपका रोम और रैम मैंने बताया। बट ये इसके बिना भी आप सिस्टम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, है ना। दूसरी बात, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है ना, और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। कोई दिक्कत, उसमें कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे बच्चों आपने देखा होगा हार्ड डिस्क का नाम सुना है, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो आप बाद में भी रिट्रीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यस सर। सेकंड, आपने पेन ड्राइव देखा होगा, किसने नहीं देखा है पेन ड्राइव, बाहर बैठिए, बाहर बैठिए, बाहर बैठिए, आपको बोला मैं। बाहर बैठिए आप, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, तो बेसिकली ये आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। डीवीडी आपने सुना होगा, सीडी का नाम सुना होगा, फ्लॉपी डिस्क देखा है, ये सारे क्या है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी। कोई इशू, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, मींस इसमें जो भी आप डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर, मतलब वो स्विच ऑफ करने के बाद भी सेव रहता है ना, डिलीट नहीं होता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं लोग, सेकेंडरी मेमोरी। ये क्लासिफिकेशंस है। चलो ये हमने देखा नॉर्मली टाइप को। उसके अलावा जो है प्राइमरी मेमोरी जो मैंने बताया था उसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, किसमें, दो अलग अलग टाइप के मेमोरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं, रैम एंड रोम। रैम क्या है पता है आपको, मैंने बताया already। एक चीज और, रैम को हम लोग रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी। आप देखते हो ना, जब हम सिस्टम को ऑन कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, उसमें मान लो आपने कुछ MS वर्ड पे कुछ काम करते हो आप सब, तो उसमें कुछ टाइप करते हो, मान लो लगा आपको कि नहीं ये जो हमने लिखा लाइन वो करेक्ट नहीं है, तो आप फिर उसको क्या करते हो, डिलीट भी कर देते हो, ऐसा करते हो और फिर से टाइप करना स्टार्ट करते हो। इस टाइप आप वहाँ पे ऐसा नहीं कि जो आपने राइट कर दिया कि आप उसको फिर से आप उसको आपने जैसे कि डिलीट नहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ पे आप चाहो तो कुछ ऐड भी कर सकते हो, है ना, रीड भी कर सकते, दोनों पर्पस के लिए आपके पास है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीड एंड राइट, ठीक है। बट रोम में हम कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चर होता है जो रोम को बनाता है, वो बनाते समय उसमें कुछ प्रोग्राम को डाल देता है, जो मैंने बताया बूटिंग के लिए जरूरी होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी। मतलब केवल सिस्टम उससे डेटा को रीड करता है, राइट नहीं कर सकता। कोई दिक्कत। फर्दर बच्चों, रैम के भी अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, एसरैम और डीरैम। एसरैम मतलब स्टैटिक रैम, डीरैम मतलब डायनामिक रैम। इसके भी कुछ डिफरेंसेस मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा रीड ऑनली मेमोरी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मास्क रोम, ईरोम, ईरोम, फ्लैश रोम। एमरोम, इसको मास्क रोम कहते हैं, पीरोम, ईपीरोम, है ना, ईईपीरोम, फ्लैश रोम, बहुत सारे टाइप्स होते हैं किसके, रोम के भी टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं।
रैम के बारे में ऑलरेडी बताया, बहुत कुछ आपको पता चुका हूं मैं। चलिए तो हम लोग रैम और सॉरी एसरैम और डीरैम में हम लोग डिफरेंस को देखते हैं। क्लियर है? ओके, जस्ट सो देखिए, अब एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, विच वन इज फास्टर, एसरैम या फिर डीरैम? Yes, sir. अच्छा यहाँ पे देखो कितना अच्छा टर्म यूज हुआ है, एसरैम इज हैज अ लोअर एक्सेस टाइम, सो इट इज अ फास्टर। मैंने बताया था कि जो भी इसका एक्सेस टाइम कम होगा, लोअर मतलब कम होगा, वो क्या होगा? फास्टर होगा। और डीरैम का एक्सेस टाइम क्या होता है? ज्यादा होता है और ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, एसरैम इज कॉस्टली होता है, किसके रिस्पेक्ट में? डीरैम में। ठीक है, और डीरैम क्या होता है? इसके रिस्पेक्ट में कम कॉस्ट का होता है। ये कैसे डिफरेंस ये भी बोल सकते हो आप। एसरैम रिक्वायर्स, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखो क्या है कि जैसे एसरैम में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, अब डेटा उसमें हमने स्टोर किया है तो उस डेटा को तब तक वो स्टोर करके रख सकता है जब तक उसमें हमने पावर सप्लाई दिया है। जैसे मैं पावर सप्लाई को मतलब स्विच ऑफ करते तो पावर सप्लाई हुआ, एक तरह का हम रिमूव कर रहे हैं उसको, तो वो क्या होता है? डेटा को लॉस कर दो। और ये जो पावर सप्लाई चाहिए उसको कंटिन्यूअस चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने दिया और फिर कुछ देर के बाद देगा। उसमें क्या होता है? पावर सप्लाई कंटिन्यू, जब तक पावर सप्लाई होगा तभी तक वो डेटा को स्टोर करके रखता है, अदरवाइज वो डेटा को लॉस कर देता है। कोई दिक्कत? तो वही मैंने देखो लिखा है यहाँ पे, SRAM requires constant power supply, which means this type of memory consumes more power. Obviously, अब constant चाहिए तो power supply इसको constant चाहिए, मतलब क्या? इससे ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। बट DRAM के केस में आते हैं बच्चों, DRAM क्या है? इसमें कम पावर चाहिए, offers reduced power consumption due to the fact that the information stored in the capacitor. यहाँ पे जो है देखो, प्रीवियस मैंने जो बताया ना आपको, वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है फ्लिप फ्लॉप्स में होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। बट यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में? कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर समझते हो? फैन में आपने देखा होगा, क्यों यूज करते हैं कैपेसिटर? क्योंकि वो चार्ज को स्टोर करता है। पता है कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करके रखता है। और हम लोग फैन में क्यों यूज करते हैं? कभी कभी देखते हो फैन, कभी जो हम लोग एसी करंट यूज करते हैं फ्लक्चुएशंस होते हैं एसी करंट, है ना? अब फ्लक्चुएशंस होंगे तो फैन कभी स्लो होगा, स्पीड होगा, स्लो होगा, और इससे हो सकता है कि आपका फैन क्या होगा? खराब हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे कैपेसिटर यूज किया ताकि वो चार्ज को स्टोर करके रखता है और एक कांस्टेंट, है ना, अमाउंट ऑफ करंट वो सप्लाई करता है, जिससे कि वो कांस्टेंट स्पीड में अपना चलता रहे, है ना? अब ज्यादा वेरिएशंस होंगे तो वो भी काम करना बंद कर देता है, बट कुछ ऐसा सिस्टम दिया। तो वैसे ही, और उसमें क्या चार्ज स्टोर करके मतलब क्या है कि एक बार उसने हमने चार्ज दिया, चार्ज हो गया, फिर कुछ देर तक उससे पावर सप्लाई को स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज हो गया। तो यही चीज है कि इसमें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई जो नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें कंजप्शन क्या होता है पावर का? बहुत ही कम होता है। किसके रिस्पेक्ट में? SRAM के रिस्पेक्ट में। अब देखो, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी, किसका? SRAM का। लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल। अब चूंकि इसका स्टोरेज जो बनावट है उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यदि हम ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो फिर हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना होगा, साइज भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए वो जो अवेलेबल होते हैं वो उसका कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है। किसका? SRAM। बट फायदा है कि वो फास्टर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सर्किटरी इन द 1 बिट मेमोरी सेल ऑफ DRAM, द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल, है ना? मतलब इसका साइज छोटा होता है और इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए साइज का क्या होता है? जनरली छोटा ज्यादा होता है। कैपेसिटी किसका होता है? DRAM का, है ना? अब देखो क्यों कि इसमें सर्किटरी बहुत कम होता है, उसमें सर्किटरी ज्यादा होता है। और अब यदि डिजाइन करने की कोशिश करोगे बड़े साइज का मेमोरी तो क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगा ना उसका, इसीलिए SRAM हम लोग छोटे छोटे साइज में अवेलेबल होता है। SRAM हैज लो पैकेजिंग डेंसिटी, DRAM हैज हाई पैकेजिंग डेंसिटी। सिंपल डेटा के केस में बात करते हैं तो यहाँ पे चूंकि स्टोरेज कम होता है तो डेटा क्या होगा आपका? लो। और इसमें क्या है आपका? ठीक है, डेटा आप ज्यादा स्टोर कर सकते हो। कोई दिक्कत? ओके, रोम की बात करते हैं लोग।
रोम में भी बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोम होते हैं, है ना। एक होता है आपका एम रोम, यानी ऐसा बोला जाता है कि ये क्या है, आपका फर्स्ट रोम है, जिसको हम लोग कहते हैं एम रोम, है ना। यानी पहला रोम था जो कि हार्ड वायर डिवाइस के रूप में इसको हम कह सकते हैं, वो आपका बना था। अब ये मास्क रोम क्यों कहते हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। एम रोम स्टैंड्स फॉर मास्क रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ मेमोरी चिप दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट्स, मतलब जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है एट द सेम टाइम उसमें जो भी कंटेंट रखना होता है उसको उसी समय उसमें कंटेंट को हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है, के साथ मैन्युफैक्चर किया जाता है, ताकि इसमें बाद में हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। These are inexpensive and are very first ROM which were hardwired device that contains a pre-programmed set of data instructions. इसमें जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, मतलब हम बाद में कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी है सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उस पर डाल दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। Then comes next one that is called PROM. PROM मतलब programmable ROM, इसका मतलब क्या हो, as the name suggests, अब देखो ये जो रैम होता है ना, ये सॉरी रोम जो होता है वो क्या है, इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में सिंपल बनाया जाता है, और बाद में एज पर रिक्वायरमेंट उसमें कंटेंट को, है ना, करा जाता है। जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लैपटॉप आप देखते हो, सिस्टम देखते हो, है ना, तो उस केस में मान लो सबके कुछ फीचर्स डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उस केस में। तो जो मैन्युफैक्चर किया जाता है देखो, वो सिंपल ब्लैंक मेमोरी के रूप में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, और बाद में एज पर रिक्वायरमेंट इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कंपनी अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से उसमें कंटेंट को वो स्टोर करता है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं, क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनीज अपने अपने हिसाब से क्या कर सकती है, उसको प्रोग्राम कर सकती है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों दैट इज कॉल्ड EPROM, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब क्या है, अब देखो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मतलब ये कि प्रोग्राम तो हम कर ही सकते हैं, मैंने बताया आपको, इरेजेबल मतलब इरेज भी डेटा को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस हो गया नहीं, यस सर, है ना, ये लेकिन हम नहीं कर सकते बैटली, हम चाहे जब चाहे ऐसा नहीं कर सकते, इसके कुछ प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, देखिए EPROM stands for erasable programmable read only memory. It is non volatile memory, क्योंकि रोम है तो नॉन वोलेटाइल होगा ही। It can retain data even if the power supply is cut off. इसी का तो मतलब क्या होता है, वोलेटाइल होता है। The basic limitations being encountered in PROM is that once it is programmed, it cannot be changed or altered. यदि एक बार हमने ब्लैंक मालूम था, बाद में किसी ने प्रोग्रामिंग कर दिया उसको, तो बाद में फिर उसको हम हटा नहीं सकते, है ना। किसमें ये लिमिटेशन था, PROM में। बट EPROM को उसी लिमिटेशंस को दूर करके बनाया गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फिर से हम इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और फिर से चाहे तो रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? yes, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कोई दिक्कत। देन कम्स EEPROM। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, जब से पूछे आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली क्या, लास्ट टाइम जो आपने देखा था EPROM, उसमें हम इरेज कर पाते थे ना, बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट। बट यहाँ पे हम उसको इरेज जो करते हैं कैसे, इलेक्ट्रिकली, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम क्या करते हैं इसको। सो EPROM is short form of electrically erasable programmable read only memory. It is similar to EPROM and developed to overcome the drawback of EPROM. तो EPROM के जो कुछ लिमिटेशंस थे उसको दूर करके किसको बनाया गया था, EEPROM. It is erased and programmed electrically, मतलब इसमें जो डेटा होता है उसको इलेक्ट्रिकल मेथड से हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं,
और उसको प्रोग्राम भी इलेक्ट्रिकल मेथड से किया जाता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा आपका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। कोई दिक्कत है बच्चों? कुछ लिमिटेशन है देखिए इसमें, हाँ इसमें भी कुछ चीजें हैं। द इरेजिंग एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ डेटा टेक्स 4 to 10 मिलीसेकेंड, ठीक है। एनी बाइट कैन बी इरेज्ड एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ इंटायर चिप, है ना। एक ही बाइट को आप किसी एक बाइट को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। आप चाहोगे कि सारे बाइट को कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आपको बाइट बाय बाइट यहाँ पे क्या करना होगा, करना होगा। इसी का नेक्स्ट वर्जन दैट इज कॉल्ड फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम एट ए टाइम 512 बाइट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, है ना। सो ये इसका क्या है, फीचर्स है किसका, फ्लैश रीड ओनली। तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी नहीं है, टाइप्स ऑफ रोम है। तो एक एमरोम मैंने बताया, दूसरा पीरोम, रैमरोम, ठीक है। ये सारे टाइप्स और इतने ही आपके मेमोरी के क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवाइज करके आओगे और मैं पूछूंगा आपसे। कोई बहाना नहीं चाहिए हमको कि सर मैं क्लास में नहीं था, मैं एब्सेंट था, ऐसा नहीं चाहिए। आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है और डेली अपडेट कर देता हूँ। तो यदि क्लास मिस भी कर जाते हो तो आपके पास वीडियो देख लिया करो, अपने फ्रेंड से पूछ लिया करो, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू आईटी, है ना। आईटी क्या है, उसका क्या यूज है, आपके बीबीए में क्या यूज है, उसका मैनेजमेंट में क्या यूज है, जो कि आपका टॉपिक का भी है, सब्जेक्ट का भी नाम यही है, आईटी मैनेजमेंट। तो ये था बच्चों बेसिक कि कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाओगे, जहां भी आप जॉब करोगे तो सारा जॉब कैसे करोगे, सिस्टम से ही करोगे। तो बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा मेमोरी होता है ना। ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये फंडामेंटल आपको पढ़ाया जाता है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक की आईटी मैनेजमेंट, मतलब आईटी का मैनेजमेंट में कहाँ यूज है। ठीक है बच्चों, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और किसी को कोई डाउट है, एनीवन प्लीज?